चलिए डिस्कस करते हैं 10 ऐसे एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और करंट अफेयर्स एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र दिवस वैश्विक स्तर पर बारूदी संगठन ने ERW जोखिम कम करने और पीड़ित सहायता पर केंद्रित है? आपके ऑप्शन हैं मित्र, माइंस अवेयरनेस दिवस, पीस डे, रेफ्यूजी डे या सेफ्टी वीक। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, माइंस अवेयरनेस डे। दोस्तों, हर साल आज ही के दिन अर्थात 4 अप्रैल को माइंस अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इसके बारे में मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताता हूं जो कि यूपीएससी के एग्जाम्स या करंट अफेयर्स एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यह डे स्टैब्लिश किया गया था कब? 2005 में। किसके द्वारा? तो यूएन जनरल असेंबली द्वारा, यूएनजीए द्वारा। इसे पहली बार 2006 में ऑब्जर्व किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है माइंड के बारे में अवेयरनेस, माइंड क्लियरेंस करना और सिविल जो है उनकी प्रोटेक्शन करना, सिविलियंस की प्रोटेक्शन करना। ग्लोबल लेवल पर इसको लीड करता है UNMAS। अब ये UNMAS क्या है? तो वह है यूनाइटेड नेशन माइंड एक्शन सर्विसेज। इसमें एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी भी शामिल है। कौन सी? वो है ओटावा ट्रीटी। और ये कब बनी थी? 1997 में। यह एंटी पर्सनल माइंस पर बैन लगाती है, उसके प्रोटेक्शन पर, यूज पर और ट्रांसफर पर। साथ में इसमें एक और चीज शामिल है, CCW, कन्वेंशन ऑफ सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स। यह एक्सप्लोजिव वेपन्स के इम्पैक्ट को रेगुलेट करता है। अब रियलिटी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यह माइंस से रियलिटी बहुत घातक है। मतलब आज के डेट में भी 110 मिलियन लैंडमाइंस कहीं ना कहीं बरीड हैं और हर घंटे उन माइन से एक कैजुअलिटी होती है। और सबसे बेकार बात यह है कि इन कैजुअलिटीज में 50% बच्चे होते हैं, क्योंकि वो माइन से टॉय समझ के खेलने लगते हैं। और माइंस को रिमूव करने का जो खर्चा है वो भी काफी ज्यादा है, लगभग $1000। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइंस से जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरियाज है वो हैं अफगानिस्तान, कंबोडिया और एंगोला। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान दमनगंगा नदी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? CPCB, GPCB, NGT या MOEFCC? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, GPCB अर्थात गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। दोस्तों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है और इसी को बैलेंस करने में मेंटेन करता है GPCB गुजरात में, अर्थात गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यह एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो एनवायरमेंटल लॉस को एनफोर्स करता है। इसका कोर प्रिंसिपल है पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, अर्थात जो पोल्यूशन करेगा वही डैमेज का कॉस्ट भी बियर करेगा। GPCB के पावर्स में बात करें तो यह क्लोजर नोटिस को इश्यू कर सकता है, एनवायरमेंटल डैमेज कंपनसेशन इंपोज कर सकता है और वायलेटिंग इंडस्ट्रीज को पेनलाइज कर सकता है। लीगल एंगल से बात करें फ्रेंड्स, तो सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद GPCB मेन एनफोर्समेंट बॉडी बन गया है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 2026 में पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़कर भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सरकार प्रमुख कौन बन गए हैं आज की तारीख तक? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, श्री नरेंद्र मोदी, श्री जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी या श्री अटल बिहारी वाजपेयी? इसका सही जवाब है मित्र, श्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, भारतीय पॉलिटिक्स में एक हाल ही में हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव हुआ था, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुल मिला के 8,931 दिन कंप्लीट किए हैं एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने श्री पवन कुमार चामलिंग के रिकॉर्ड को पास किया है, जिनका रिकॉर्ड है 8,930 दिन का। क्योंकि 8,931 दिन कैसे होते हैं फ्रेंड्स? तो वे गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे हैं 2001 से 2014 तक और बाद में 2014 से आज दिनांक तक वो हमारे देश के
प्रधानमंत्री रहे हैं और यह कंटिन्यू है अभी, मतलब चल रहा है। फन फैक्ट यह है फ्रेंड्स कि वो गुजरात के लॉन्गेस्ट सर्विस सीएम रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 1947 के बाद जन्मे हैं। उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव लोकसभा विक्ट्रीज हासिल की हैं, 2014 में, 2019 में और 2024 में। और वो पहले ऐसे नॉन कांग्रेस लीडर रहे हैं जिन्होंने 2 टर्म फुलफिल की हैं। जुलाई 2025 में उन्होंने सरपास किया था श्रीमती इंदिरा गांधी के कंटिन्यूस टेन्योर रिकॉर्ड को, जो था 4077 दिन का। अभी भी लेकिन लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड पीएम का जो टेन्योर है वह श्री जवाहरलाल नेहरू के पास में ही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हॉर्मुज जल डमरूमध्य के माध्यम से ऊर्जा शिपमेंट को सुरक्षित करने के लिए भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ऑपरेशन समुद्र, ऑपरेशन ऊर्जा, ऑपरेशन सुरक्षा या ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। इसका सही जवाब है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी का इंजन एनर्जी सप्लाई है, ये हम सभी जानते हैं और इसको सिक्योर करना आज की डेट में नेशनल प्रायोरिटी बन गया है। इसलिए ऑपरेशन सुरक्षा ऊर्जा सुरक्षा लॉन्च किया गया था। कब? मार्च 2026 में। इसे एग्जीक्यूट कौन कर रहा था? तो इसे एग्जीक्यूट कर रहा था इंडियन नेवी। इसमें क्या था कि भारत की ओर आने वाली एलपीजी, एलएनजी और क्रूड ऑयल शिपमेंट्स को प्रोटेक्ट करना। कहां से? कहां पर? स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि हाल फिलहाल में यूएसए और ईरान के बीच स्टेट ऑफ हॉर्मुज में लड़ाई जारी है, तो वहां से कोई भी शिपमेंट नहीं निकल पा रही है। भारत ने आंतरिक रूप में बात करके वहां से अपनी शिपमेंट निकालने की व्यवस्था जमाई है। फिर भी उनकी सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। जिसको जो काम संभाल रही है बखूबी, वह भारतीय नेवी संभाल रही है। इसके लिए भारतीय नेवी ने 5 वॉरशिप्स डिस्ट्रॉय किए हैं, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स दोनों आते हैं। अच्छा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो यह पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है और वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहते बिजिएस्ट कहना चाहिए, पॉइंट है, जहां से लगभग 20% ग्लोबल ऑयल पास होता है और भारत की आवश्यकता का 85% क्रूड ऑयल पास होता है। अच्छा, इस ऑपरेशन में नेवी, डिफेंस मिनिस्ट्री और शिपिंग मिनिस्ट्री तीनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सी संस्था भारत के बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल BRIC इकोसिस्टम को रणनीतिक निगरानी देता है? आपके ऑप्शन है मित्र, नीति आयोग, ICMR, BRIC ARAB या फिर CSIR। इसका सही जवाब है मित्रों BRIC RAB। अब ये BRIC RAB है क्या? तो इसका फुल फॉर्म है, BRIC का फुल फॉर्म जो है यहीं लिखा है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल BRIC, और RAB का है रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड, रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड। दोस्तों, फ्यूचर इकोनॉमी का एक मेजर पिलर है बायोटेक्नोलॉजी और भारत इस रेस में फास्ट मूव कर रहा है। इसी डायरेक्शन में बनाया गया है BRIC, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। ये काम क्या करता है? तो ये काम किसके अंदर करता है? यह काम करता है DBT के अंदर, अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इसमें 14 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छा, ये BRIC RAB के जो वर्तमान के चेयरपर्सन है वो है प्रोफेसर के विजय राघवन। इसकी जो मीटिंग हुई है हाल ही में हुई है फरीदाबाद में, रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। इसके सेक्टर्स, जो फोकस सेक्टर्स हैं वो हैं हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट और डाटा साइंस। यह मिशन ओरिएंटेड रिसर्च करता है नेशनल प्रायोरिटीज को लेकर, और यह ऐसी इनोवेशन करता है जो कम कीमत में हो सके और जो अधिक से अधिक यूज हो सके। यह भारत के बायो इकोनॉमिक का पावर हाउस है। आपको इस बारे में पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 के तहत निर्यात संबंधी कानूनों में किया गया
मुख्य सुधार निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, निजीकरण, अपराध मुक्ति, राष्ट्रीयकरण या सब्सिडी प्रदान करना। इसका सही जवाब है मित्रों, अपराध मुक्ति। दोस्तों इमेजिन करिए कि एक बिजनेसमैन है, एक छोटी सी पेपर वर्क की मिस्टेक के कारण जेल चला जाता है। क्या ये फेयर है? नहीं। और क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा है? नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत ने एक मेजर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर ऑफेंस बिल। इस बिल का कोर आइडिया क्या है? वह सिंपल है, यह है कि बिजनेस को पनिश नहीं, गाइड करना चाहिए। पहले क्या होता था, छोटी छोटी प्रोसीजर मिस्टेक्स जैसे डॉक्यूमेंटेशन एरर, कंप्लायंस डिले से सीधा क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता था, जिससे इम्प्रिजमेंट अर्थात जेल भी हो सकती थी। अब क्या चेंज आया है? अब जेल प्रोविजन को हटा दिया गया है और माइनर ऑफेंस के लिए रिप्लेस किया गया है पहले वार्निंग, फिर फाइन्स और फिर सिविल पेनल्टीज। मतलब कोई भी कभी भी जब कोई ऐसी माइनर गलतियां करता है तो पहले उसको वार्निंग दी जाएगी, बार बार गलती होने पर फाइन लगाया जाएगा और फिर पेनल्टीज लग सकती हैं। अच्छा, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसके बारे में मैं फिर कभी आपको और किसी वीडियो में बताऊंगा। राजस्थान औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 के अंतर्गत निजी औद्योगिक पार्कों के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम भूमि की कौन सी आवश्यकता अनिवार्य है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 25 एकड़, 50 एकड़, 75 एकड़ या फिर 100 एकड़। इसका सही जवाब है 50 एकड़। दोस्तों अगर किसी स्टेट को डेवलप करना है तो सिर्फ रोड्स और बिल्डिंग्स नहीं, इंडस्ट्रीज क्रिएट करना जरूरी होता है। इसी विजन के साथ राजस्थान ने लॉन्च किया है इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026। अच्छा, ये किसकी लीडरशिप में हुआ है? तो यह वहां के सीएम श्री भजन लाल शर्मा की लीडरशिप में हुआ है। और इस पॉलिसी का कोर आइडिया क्या है? तो वो है कि प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करना और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को डेवलप करना। इसमें बेसिक कंडीशंस भी कुछ होंगी। हाँ है। क्या है वो? तो वो है कि इसमें मिनिमम 50 एकड़ का लैंड होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, मिनिमम। उससे ऊपर भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन है कि इसमें एटलीस्ट हर इंडस्ट्रियल पार्क में 10 अलग अलग इंडस्ट्रीज होनी चाहिए एक ही पार्क में। अच्छा, ये पॉलिसी मॉडल 4 टाइप इसमें होते हैं। पॉलिसी मॉडल में पहला पूरा प्राइवेटाइज पार्क हो सकता है, दूसरा ट्रिपल पी मॉडल पे हो सकता है अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, तीसरा हाइब्रिड मॉडल पे भी हो सकता है। इसमें जो हाइब्रिड मॉडल है उसमें 80-20 का शेयरिंग मॉडल रखा गया है, जिसमें 80% जो होगा वह प्राइवेट सपोर्ट करेगा और 20% गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। इसमें डेवलपर जो होगा वो खुद लैंड अरेंज करेगा और उसको लैंड अरेंज करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में एग्जम्पशन मिलेगा, स्टैम्प ड्यूटी में कंसेशन मिलेगा और लैंड कन्वर्जन रिलैक्सेशन भी मिलेगा। इससे सिंगल विंडो सिस्टम डेवलप होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो भारत नेपाल चीन के टी जंक्शन के निकट स्थित है, जून 2026 में चीन के साथ व्यापार के लिए फिर से खोला जा रहा है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, लिपुलेख, नाथुला, शिप्किला या रोहतांग। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, लिपू लेक। दोस्तों हिमालय सिर्फ माउंटेन्स नहीं, यह जियो पॉलिटिक्स की आज की डेट में बैटलफील्ड बन चुका है और इसी रीजन में लोकेटेड है लिपू लेक पास। यह जो है लिपू लेक पास, यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के पास में है। यह भारत, नेपाल और चाइना का टाई जंक्शन है और यह 5334 मीटर की हाइट पर स्थित है। मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से बात की जाए फ्रेंड्स, तो ऑफिशियली यह ट्रेड के लिए ओपन किया गया था 1992 में अर्थात 1992 में। 2020 में कोविड के कारण और साथ में चाइना के साथ टेंशन होने के कारण इसे बंद कर दिया गया था। अब जून 2026 में 6 साल बाद इसे फिर से खोलने का विचार चल रहा है। अच्छा, इसमें जो ट्रेड का विंडो होगा वो जून से सितंबर तक होगा। इसकी एक इम्पोर्टेंस खास बात भी है कि यहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी गुजरती है और वहाँ के भूतिया ट्राइब जो हैं उनकी लाइवलीहुड जो होता है फ्रेंड्स, वो इस ट्रेड पर डिपेंड करता है।
यह एक सेंसिटिव लोकेशन है क्योंकि यह भारत और चाइना के बॉर्डर के पास लोकेटेड है। चलिए अगले पृष्ठ पर आते हैं। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, GMR, AAI, अदानी या YIAPL। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स YIAPL, अर्थात यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, एनसीआर रीजन में एविएशन लैंडस्केप अब कंप्लीटली चेंज होने वाला है क्योंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है, उसका पार्ट 1। कहाँ? जेवर में। इसका जो डेवलपमेंट है वह YIAPL है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। यह एक सब्सिडी है ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG की, और यह इनॉग्रेशन हुआ है हाल ही में मार्च 2026 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। यह एक ग्रीनफील्ड टाइप का प्रोजेक्ट है। अब फ्रेंड्स, ग्रीनफील्ड कौन से प्रोजेक्ट होते हैं? जो कि जीरो से शुरुआत होती है, जहां पे पहले कुछ नहीं था, वहां से जीरो से लेके उसको एक बड़ा नया प्रोजेक्ट बनाने को हम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। दूसरा होता है ब्राउनफील्ड, जहां पे पहले जो कुछ था उसको हमने रीडेवलप किया। इसमें कुल 11,200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है फेज 1 में। इसकी कैपेसिटी है 12 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर, और भविष्य में इसे 70 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर तक पहुंचाने की उम्मीद है। इसमें कुल मिला के 3,900 मीटर के जो रनवे हैं। इसमें ILS टेक्नोलॉजी यूज की गई है। ये क्या होती है? इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम वाली टेक्नोलॉजी, और ये ऑल वेदर ऑपरेशन है, मतलब ये हर वेदर में काम कर सकता है। इसकी एक खास बात यह है कि यह भारत का पहला नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट है। यह दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के साथ काम करेगा। चूंकि दिल्ली का IGI एयरपोर्ट जो है फ्रेंड्स, वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, इसलिए उसको सपोर्ट करने के लिए यह एयरपोर्ट लाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। JJM 2.0 के तहत MOU साइन करने वाला 12वां राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, मेघालय, असम, त्रिपुरा या नागालैंड। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स मेघालय। दोस्तों, पानी सिर्फ रिसोर्स नहीं होता, वह सर्वाइवल का बेस होता है, और इसी को इंश्योर करने के लिए चल रहा है जल जीवन मिशन 2.0, जैसा हम ही सब जानते हैं, JJM 2.0। अभी हाल ही में इसमें एक लेटेस्ट अपडेट आया है। मेघालय देश का 12वां राज्य बना है जो रिफॉर्म लिंक MOU साइन किया है जल शक्ति मिनिस्ट्री के साथ, क्योंकि JJM 2.0 जो है वह जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। शिफ्ट क्या है? इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से सर्विस डिलीवरी मॉडल पर इसको शिफ्ट किया गया है, मतलब अब सर्विसेज पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और फोकस किया गया है डिसेंट्रलाइजेशन पर। ग्रासरूट लेवल पे बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें विलेज वाटर और सैनिटेशन कमेटी बनाई जाएंगी, जिससे कि लोकल वाटर मैनेजमेंट हो सके, और यह एक्शन प्लान डिस्ट्रिक्ट मिशन के थ्रू किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। मेघालय में फ्रेंड्स 83% टैप वाटर कवरेज है, और उनका टारगेट है कि इसको 100% तक पहुंचाया जाए। कब तक? दिसंबर 2028 तक। इसके लिए उनको 1.51 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता और है। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी पौधा प्रजाति मानस राष्ट्रीय उद्यान में खोजी गई और जुबिन गर्ग के नाम पर रखी गई है? आपके ऑप्शन थे, ऑस्कोकिया इंडिका, ऑस्कोकिया जुबिन गर्गियाना, मेलास्टोमा मेला बार्थिमक्रम या हिबिस्कस रोजा। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ऑस्कोकिया जुबिन गर्गियाना। फ्रेंड्स, बायोडायवर्सिटी की दुनिया में हर डिस्कवरी एक नया चैप्टर खोलती है, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट की, ऑस्कोकिया जुबिन गर्गियाना। यह जो है फेमस आसामी सिंगर जुबिन गर्ग के ऑनर में रखी गई है। अच्छा, ये कहाँ लोकेटेड है? तो यह लोकेटेड है आसाम में। आसाम में कहाँ? मानस नेशनल पार्क में। और यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कौन सी? मानस नेशनल पार्क। यह मेला स्टोमाटा के फैमिली से बिलोंग करता है।
इसे हाल ही में डिस्कवरी किया गया इसकी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स के द्वारा, और ये पब्लिश हुआ था फिनटोक्साटा जर्नल में। इस प्लांट की हाइट 2.5 से 3.5 मीटर तक होती है और इस पे जो फूल खिलते हैं वह गुलाबी से पर्पल कलर के होते हैं, जिनकी साइज 2.5 से 3 सेंटीमीटर होती है। यह जो होते हैं फ्लावर जो खिलते हैं, यह सितंबर से जनवरी के बीच में खिलते हैं। फ्रेंड्स, अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, टेलीविजन रेटिंग नीति TRP 2026 किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, माइटी अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MIB, ट्राइब या DOT। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।